वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, जो बच्चे 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए एक और शानदार फुल पॉलिटी यानी पॉलिटी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट में ले आया हूँ। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक और दिया है ज्योग्राफी का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये अगर आप यूपीपीसीएस भी दे रहे हैं, आरओ देंगे, पीईटी देंगे, जिस भी एग्ज़ाम को देंगे सब में ये आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के अनुसार बीईओ, एलटी ग्रेड, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूकेपीएससी हर एक एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर कर सकते हैं टू द पॉइंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। सिलेक्शन मटेरियल, एक्सक्लूसिव वीडियोस, टेस्ट सीरीज कोई सभी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए इसको देखते हैं। फिर पहला सवाल है, और हाँ, पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमसे इन नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यह हमारी एक दो ऐप है, एक ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है उसको, और एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। इसमें क्या है ना, बहुत सारी फ्री चीज़ें भी चलती हैं और बहुत सारे कम प्राइजेज में टेस्ट, कोर्सेज सब चलते रहते हैं, इसको आप ले सकते हो। तो सबसे पहला सवाल है, कह रहा है इनमें से कौन वैधानिक निकाय है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसको कानून बना के, मतलब कानून ला के बनाया जाता है संसद द्वारा। तो कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कौन सी वैधानिक निकाय नहीं है ना, विच इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? तो नेशनल कमीशन फॉर देखिए शेड्यूल्ड कास्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338, है ना, ये अंडर आर्टिकल 338 में दी हुई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात करें 338 में है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी बात करें वो 338 में है ना। चलो अगला इसमें से सही बताना है। संविधान का भाग 2, भाग 3 और भाग 4 है, कौन सा सही मैच करा? भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35, भाग 4 में कह रहे 51 है ना। भाग 2 कह रहा है सिटीजनशिप है, भाग 3 कह रहा है फंडामेंटल राइट है, 4 कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटी है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। चलो 3 में ध्यान से पढ़िए, आर्टिकल 249 के बारे में कह रहा है। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, यानी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। और 7वीं अनुसूची कह रहा है इसमें लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और सेंटर और स्टेट दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, कह रहा है कंकरेंट लिस्ट में। तो यहाँ पे कौन सा सही? तो यहाँ पे भी तीनों सही हैं और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगले में कह रहा है सही बताओ कौन सा है भाई। भारत के संविधान ने संसद में अवशिष्ट शक्ति है यानी रेसिडुअरी पावर संसद को दी रखी है, पार्लियामेंट को। और राष्ट्रपति जो है भारत का, उसको अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार है यानी इंटर स्टेट काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट जो है मेन बॉडी है जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट डील करती है सेंटर और स्टेट से संबंधित। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? ध्यान से एक बार सोच लीजिए, तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 301 के बारे में है, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड बिजनेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, यानी अनुच्छेद 301 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना को सुझाव दिया है। और संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है वो वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा के दौरान पेश किया गया था, फर्स्ट लोकपाल बिल। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 6 देखते हैं, यहाँ पे कौन सा सही होगा? 6 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, और राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है अगर गवर्नर जो है एडवाइस करता है। आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य विधानसभा का कार्यकाल संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी अगर इमरजेंसी लगी है तो जो मतलब उसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, टर्म ऑफ स्टेट असेंबली। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड टिल द एंड ऑफ इमरजेंसी बट नॉट फॉर विच टाइम। मतलब अगर आपातकाल लगा है तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, पर एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? तो सिर्फ 1 साल बढ़ाया जा सकता है एक बार में। ठीक है, उसके बाद फिर आपको संसद से अनुमति लेनी होगी। चलिए 8वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी अबॉलिश बट इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, मतलब विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं। और आर्टिकल 169 जो है इसी में लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इज अलाउड टू पास अ रेजोल्यूशन टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कह रहा है 169 के तहत जो विधानसभाएं होती हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करती है कि विधान परिषद बनाई जाए,
क्योंकि भारत में आप देखेंगे 6 ही देश राज्यों में विधान परिषद है, और राज्य की विधान परिषद एक स्थायी सदन है, परमानेंट बॉडी है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। कौन सा सही होगा इसका? तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला, ये जोनल काउंसिल है, नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न, और ये इनके हेडक्वार्टर है ना। कौन सा यहाँ पे गलत होगा ये आपको बताना है। तो नॉर्थ जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर चेन्नई, ये गलत हो जाएगा, ये दिल्ली में है ना। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। बाकी सेंट्रल का जोनल इलाहाबाद में है, ईस्टर्न का कोलकाता, वेस्टर्न का मुंबई। ठीक है, चलो 10 में आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट। राइट टू इक्वालिटी यानी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 29-30। तो बहुत ही आसान है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है 25 से 28 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 में वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिए हैं, मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कह रहा हूँ, हिंदी में अगर बोलूँ तो संवैधानिक नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, चलो 11 में गलत बताना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल है 14, 16, 17, 18, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये बताना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से बता सकते हो, राइट टू एजुकेशन ये 21A में दिया हुआ है। ठीक है, 16 में क्या दिया हुआ है? 16 में दिया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। चलो 12 में आपको सही पहचानना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा सुलेखित मूल प्रस्तावना को प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत किया है ना, यानी उनके द्वारा कैलीग्राफी करी गई है। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एबोलिशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS IPS को हटा देना चाहिए, ये राजमन्नार कमीशन का कहना था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 में? तो यहाँ 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको उल्टा कर दो, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुलेखित, है ना, ये गलत है इसलिए। चलिए अगला देख लेते हैं। राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच के लिए किस वर्ष तत्कालीन गृह सचिव NN वोहरा की अध्यक्षता में एक समिति, वोहरा समिति का गठन किया गया है ना। तो वोहरा कमेटी कब बनाई गई? वोहरा कमेटी बनाई गई आपकी 1993 में। कब बनाई गई वोहरा कमेटी? 1993 में। कह रहा है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है 2013, इसके प्रावधानों के अंतर्गत लोकपाल संस्था का गठन किस वर्ष किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। तो लोकपाल को कब बनाया गया था? 2019 में, है ना, लोकपाल को 2019 में। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से 1993 के अधिनियम में संशोधन करके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया था, है ना। तो कब कर दिया गया था ये भैया? जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनका टेन्योर 5 से 3, तो ये करा गया था 2019 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन 16 गलत पहचानना है, कौन सा गलत है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुई थी। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। यहाँ पे कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वोटिंग एज कह रहा है 21 से 18 कर दी गई थी किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 1989 इसका आंसर होना चाहिए। फिर कह रहे इनमें से कौन राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं? इंडस्ट्रीज, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, मिनरल एंड रिलेटेड राइट, टैक्सेस ऑन इनकम एंड अदर एग्रीकल्चरल इनकम। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, ये आपका जो है यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सही बताना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे सही होगा। संविधान सभा का जो पहला सत्र है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर तक चला है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान हमने साउथ अफ्रीका से लिए और 1979 में उत्तर प्रदेश में दल बदल विरोधी कानून को एक अधिनियम बनाया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ मेड एक्ट इन 1979 इन उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये तो गलत है, पहला दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 1979 में वेस्ट बंगाल में बना था एक लॉ, है ना कि उत्तर प्रदेश में। चलो छठी अनुसूची में कह रहा कौन कौन से राज्य आते हैं ये बताने हैं 6th शेड्यूल में। तो शेड्यूल अगर आपने पढ़े हो तो 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्या ये चारों आएंगे या 1-2 बताइए? तो ये चारों ही 6th शेड्यूल में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया क्वेश्चन है, सारा आपका रिवीजन हो रहा है। और दोस्तों इस बार देखिए RO में आप देखेंगे UPBSC में इतना डायनामिक पैटर्न होने के बावजूद भी हमने 167 क्वेश्चन अपने सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और क्विज इन्हीं से आपको फंसा के दिए। अभी और कई सारी चीज़ें अगर काउंट नहीं भी हुई हैं तो भी आप देखेंगे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ 125 से 30 की रेंज में ही रहेगा।
तो कहने का मतलब इससे पहले भी हमने देखे 150 में 120 सवाल यूबीबी से 2024 में, मतलब हर साल आप देखेंगे कट ऑफ से 20, 30, 40 क्वेश्चन ज़्यादा ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको फंसा के देता है। तो अगर आप सीरियसली जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियसली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में जो दिया जाता है, उसमें डाउट ग्रुप में आप डाउट पूछिए जितना पूछना है, टेस्ट सीरीज, क्विज, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं जितनी हम कराएंगे, आराम से आप तैयारी मतलब सिलेक्शन ले सकते हैं हर एक एग्ज़ाम में जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं। तो यूपी पीसीएस का भी हमारा बैच चल रहा है, आरओ का चल रहा है 2026 की तैयारी के लिए, आरओ की मेंस का ग्रुप चल रहा है, बीपीएससी की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, बीईओ की वैकेंसी का ग्रुप चल रहा है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी का ग्रुप चल रहा है, पीईटी की वैकेंसी का ग्रुप चल रहा है, जितना भी आनी है, लेखपाल, लोअर पीसीएस, यूपीएसआई। तो जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, एक बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप उसमें पेड ग्रुप में ज्वाइन करिए, पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी। तो आप अधिक जानकारी के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। चलो, इसमें आप बताओ संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है? तो संचार रक्षा, पुलिस सट्टेबाजी और शिक्षा और वन, ये तीनों सही मैच कर रहे हैं। ठीक है, 21 का सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है सुप्रीम कोर्ट हैड डिसाइडेड इन विच ईयर दैट लॉ एडेड टू द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 24 अप्रैल 1973 कुड बी सब्जेक्टेड टू अ जुडिशियल रिव्यू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? देखिए, आपको पता होगा जो 9th शेड्यूल था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से नेहरू जी ने ऐड करा था, है ना, कि जो भी कानून इसमें डाल देंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। पर हाँ, इस डेट के बाद जो कानून इसमें आएंगे उसका जुडिशियल रिव्यू भी होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करा। तो इसका ईयर क्या होना चाहिए? ये होगा 2007। ठीक है, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था। ठीक है, चलो अगला है संविधान सभा की प्रमुख समितियों के संबंध में सही विकल्प क्या है भाई? जैसे यूनियन पावर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए? मतलब चेयरमैन कौन था किसका? जैसे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति पटेल जी, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति अम्बेडकर जी, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। चारों ही सही हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला, निम्नलिखित में से किस देश को अपना संविधान बनाने में लगभग 4 महीने से भी कम लगे? 4 महीने में संविधान बना के तैयार कर दिया गया था। तो ये था वन एंड ओनली यूएसए का संविधान। भारत के संविधान को सबसे ज़्यादा समय लगा है, आपको पता होगा। चलो अगला देख लेते। नहीं, भारत का क्यों, ऑस्ट्रेलिया का कह सकते हैं सबसे ज़्यादा लगा होगा। 9 वर्ष लगा था ऑस्ट्रेलिया के संविधान को बनने में। भारत का 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन गया था। चलो, इसमें आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 11वीं अनुसूची पंचायतियों की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारों को बताती है और इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। 11वीं अनुसूची को 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे आपके। अगले में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को 2003 के 92 संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 92 अमेंडमेंट ऑफ 2003 ऑफ 8th शेड्यूल, कौन सी भाषाएं ऐड हुई थी? तो BDMS मैंने बताई थी आपको, BDMS, बोडी, डोगरी, मैथिली, संथली। तो मैथिली, संथली है, डोंगरी भी है, कोंकणी नहीं है क्योंकि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये नहीं ऐड होंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। ठीक है, इनको एक्चुअली में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इनको ऐड करा गया था 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले में देख लेते हैं। गलत बताना है। अनुच्छेद 312, 323 है, 360। तो इसमें से कौन सा गलत होगा? ध्यान से पहचानिए, पढ़ा होगा आपने ये, है ना। तो देखिए, गलत कोई नहीं। 312 ऑल इंडिया सर्विस है, 323 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल 360 में है। ठीक है, चलो 28 देख लेते हैं। सही बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पॉलिटी जितने भी मतलब पॉलिटी का निचोड़ है, हर चैप्टर को इसमें शामिल किया गया है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो इसमें ना शामिल किया होगा। इंपॉर्टेंट, फालतू का कुछ नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है ना। तो SCS की टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाइए, नंबर पे कांटेक्ट करके ले लो, या हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में चले जाओ। हर एक एग्ज़ाम के लिए, जिसके लिए भी आप लगाना चाहते हो, UK PCS के लिए, RO के लिए, BPSC के लिए, BEO के लिए, है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के लिए, PET के लिए, LT ग्रेड टीचर के लिए, तो सबकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में, एक ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, है ना। तो यहाँ से भी आप टेस्ट को बढ़िया लगा सकते हैं। चलो बताओ इसमें से सही कौन सा है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कह रहा है इसको 1993 में बनाया गया था, और पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा मिला, और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी 5 मेंबर। कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 29 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संशोधन या अधिनियम के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से संबंधित
विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया है ना। यानी जो भी डिस्प्यूट है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर फ्रॉम प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो इसको रखा गया है आपके 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू। ठीक है, चलो अगला है आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज सजेस्टेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड नॉट बी कंटिन्यू, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो ये गांधी का कथन था, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी जेपीएससी के जो चेयरमैन है और जो सदस्य हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे बीपीएससी और यूपीपीएससी, इनके आयोगों के अध्यक्ष को गवर्नर अपॉइंट करता है। और चेयरमैन एंड एनी अदर मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एन इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी अगर हटाना है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और किसी सदस्य को तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट तो गवर्नर करेगा, पर हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, वो भी जो हाई कोर्ट है वहाँ की इंक्वायरी के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको सही बताना है। कह रहा है 1972 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का परिणाम माना जाता है। और स्वर्ण सिंह समिति ने ही मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनकी प्रधानता पर विचार किया था। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। आसान है, देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में ही बनी थी, 1972 में नहीं। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, पहला गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे सही बताना है क्वेश्चन 33 कौन सा सही होगा। कह रहा है संविधान की जो समीक्षा है उसके लिए 22 फरवरी 2000 को न्यायमूर्ति मनेपल्ली नारायण राव वेंकट चिल्लैया की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया गया था। और संभावित संवैधानिक संशोधनों का सुझाव देने के उद्देश्य से गठित इस आयोग को न्यायमूर्ति मनेपल्ली नारायण राव वेंकट चिल्लैया आयोग के रूप में भी जाना जाता है। इस राष्ट्रीय आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तीनों सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 क्या कह रहा है? कह रहा है अनुच्छेद 356 इसी के तहत राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में 1951 में लगा था। और प्रेसिडेंट रूल जो है कह रहा मैक्सिमम 3 साल के लिए लग सकता है। और क्रेम नाम्बियर ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है ना। एमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना, केएम नाम्बियार का कहना था। ठीक है, केएम नाम्बियार का कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। चलो अगला क्वेश्चन 35 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत हुआ है। और संविधान का अनुच्छेद 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। ठीक है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर है कैन बी रिमूव अंडर आर्टिकल 315। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तो ठीक हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन को रिमूव अगर करना है तो उसके लिए आर्टिकल 317 का इस्तेमाल होता है, 317 के तहत हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 36 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो इसमें भी गलती बताना है ना, कौन सा गलत है? कह रहे हैं जो पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल है उसमें नेम ऑफ स्टेट और यूटीज और उनका जो क्षेत्राधिकार है वो बताया गया है। दूसरी अनुसूची जो है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन वगैरह यानी सैलरी अलाउंसेस दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। और तीसरे शेड्यूल में ओथ वगैरह दी हुई है ना, ओथ से रिलेटेड यानी शपथ वगैरह दिया हुआ है। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो देखिए गलत तो कोई नहीं है ना, तीनों स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। अगला देखते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे गलत देखते हैं कौन सा है। कह रहा है आर्थिक नियोजन भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची का विषय है भाई, है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट में है। आपराधिक मामलों को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में ही रखा गया है, क्रिमिनल मैटर्स को भी। शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी एजुकेशन हैज़ बीन प्लेस्ड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, 38 देख लेते हैं। 1960 में डैश के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार घोषणा की थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है ना।
कि प्रीएम्बल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से केस में कहा गया था? बहुत ही आसान है, बेरूवारी यूनियन केस आया था 1960 में। क्वेश्चन 39, इसमें आपको सही बताना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महात्मा गांधी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, यानी सेक्रेट डॉक्यूमेंट कहा है। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू चेंज द बाउंड्रीज, यानी संसद को राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। और कोहेलो मामला भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में, 9th शेड्यूल में कोहेलो केस। तो यहाँ पे सही कौन सा है अगर पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे सर दूसरा, तीसरा सही है। सेक्रेट डॉक्यूमेंट जो कहा था ये अम्बेडकर जी ने कहा था ना, BR अम्बेडकर का कथन था ये। क्वेश्चन 40, इसमें आपको सही बताना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, यानी आर्टिकल 5 के अंतर्गत इंडियन पार्लियामेंट हैज़ राइट टू क्रिएट न्यू स्टेट। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है दल बदल विरोधी कानून से है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से 10th शेड्यूल का जो संबंध है। तो यहाँ पे सही अगर देखें तो कौन सा सही है? बहुत ही आसान है, पहला और तीसरा, है ना, क्योंकि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट जो है ये आर्टिकल 5 में नहीं आएगा, इसको आना चाहिए आर्टिकल 3 में। किसमें? 3 में, ठीक है, क्योंकि 5 से 11 तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, याद रखिएगा इसको। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कितने शानदार प्रश्न है, पूरी पॉलिटी आपकी कवर हो रही है। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है, अगर आप भूल रहे हैं LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म उसमें भरे जा रहे हैं। LT ग्रेड की वैकेंसी की मात्र 699 में आप तैयारी कर सकते हैं, हिस्ट्री के पूरे 22 पॉइंट की टेस्ट सीरीज, नोट्स, एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। GS की पूरी तैयारी 30 नंबर की कर सकते हैं उसी में। और आपके UP PCS की एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का 2026 और 25 दोनों का ग्रुप हमारा चल रहा है। प्री प्लस मेंस का BPSC की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। UK PCS के हमारा बैच चल रहा है, BEO का चल रहा है ना, PET और उसे आने वाली जितनी वैकेंसी, लोअर PCS, लेखपाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का बैच और UPBSC RO। कहने का मतलब जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज को इसके साथ पूरी तैयारी की जा सकती है। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में? 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो किसको जोड़ा गया है इसमें? सिंधी, मणिपुरी, नेपाली। तो किसको जोड़ा गया है बताइए? तो मैंने अभी बताया ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको जोड़ा गया है 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। तो मणिपुरी, नेपाली यानी 2 और 3 हो गया। सिंधी को बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? एक ये सवाल। एक बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? ये सवाल, ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको ज़रूर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 42 में आपको सही बताना है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार, जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। 12th शेड्यूल जो है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, और इसमें 22 सब्जेक्ट या 22 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची को 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी जो है इसमें 18 विषय है ना कि 22, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 में आपको सही बताना है। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 4 DPSP, 9 है म्यूनसिपैलिटीज़ और 18 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो इसमें आप देखेंगे 43 में पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट की बात करें, संविधान संशोधन, ये भाग 20 में दिया हुआ है। किस में दिया है? पार्ट 20 में। 18 में तो इमरजेंसी प्रोविजन दिए है ना, आपातकालीन उपबंध। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता हमने आयरिश संविधान से नहीं ली है ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनमें से क्या नहीं लिया गया है? DPSP, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चयन की विधि और परमाधिकार आदेश, यानी प्रीरोगेटिव रिट्स। तो बहुत ही आसान है, रिट्स आपको पता होगा प्रीरोगेटिव रिट्स की। तो ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं 1935 के अधिनियम से ली गई हैं? बताया रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। तो देखिए आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को जो है कार्बन कॉपी भी बोला जाता है ना कॉन्स्टिट्यूशन को इसकी, क्योंकि मोस्टली संविधान मतलब प्रावधान इसी से निकले हैं। गवर्नर की जो कार्यकाल है, आपातकालीन प्रावधान है, प्रशासनिक विवरण है और न्यायपालिका जुडिशरी है। तो इनमें से हमने क्या लिया है? ये चारों ही आपको दिखेंगे इससे, है ना, चारों ही आपको इससे देखने को मिलेंगे। चलो क्वेश्चन 46 में सही बताना है आपको, कौन सा सही होगा। 69 कॉन्स्टिट्यूशन में 1991 से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 से। और 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से
प्रोविजन रहा कि रिजर्वेशन होगी सीटों की एसटी के लिए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करा गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 46 में? तो 46 में आपका पहला और तीसरा सही हो जाना चाहिए, ठीक है, पहला और तीसरा। क्योंकि सिक्किम की बात करें, सिक्किम को जो राज्य का दर्जा मिला था वो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 से मिला था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो अगला देख लेते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटी को कब जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल ड्यूटी को इनमें से कब जोड़ा गया? बहुत ही आसान, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। कहाँ ऐड करा है? 4A में ऐड करा है, ठीक है। लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार में आता है? लक्षद्वीप जो है अंडर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आएगा? लक्षद्वीप आता है आपका केरल हाई कोर्ट अंतर्गत, ठीक है, केरल के अंतर्गत। विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संविधान संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे। यानी आसान शब्दों में कहें, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको तभी स्टैब्लिश या डिसॉल्व किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा जब कोई भी स्टेट की जो विधानसभा है वो पास करेगी एक रेजोल्यूशन इफेक्टिव मेजॉरिटी से कि भैया बना दो लेजिस्लेटिव काउंसिल या हटा दो। तो कितनी मेजॉरिटी से? 2/3 मेजॉरिटी से अगर पास होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, सही बताना है कौन सा सही होगा। आर्टिकल 171 कह रहा है राज्य विधान परिषद का प्रावधान किया गया है ना, प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 171 में। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों के आधार पर लगाया गया है। और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है वसंत कृष्ण वैद्य ने किया है। किसने? वसंत कृष्ण वैद्य ने कैलीग्राफी करी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट यहाँ ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग एलिमेंट गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव बीन इंक्लूडेड इन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की विधायिका में निम्नलिखित तत्वों राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को शामिल किया गया है? तो ये करा गया है आर्टिकल 168 में। किसके? आर्टिकल 168 में। इसके बाद सही विकल्प बताना है। 52 में भी आपको कौन सा सही है? कांग्रेस पार्टी के विशेषज्ञ समिति यानी एक्सपर्ट कमेटी जो है 8 जुलाई 1946 को बनी थी। कांग्रेस पार्टी की जो एक्सपर्ट समिति है उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य थे। चेयरमैन नेहरू जी थे, उसके बाद 8 मेंबर और थे। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो एक्सपर्ट कमेटी के लिए तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, याद रखिए। चलिए फिर आर्टिकल पे बेस्ड सवाल है, यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। 371 ए, 371 बी, सी, एफ के बारे में है। यानी इसमें ए में कह रहा है सिक्किम से संबंधित है प्रावधान, असम से संबंधित नागालैंड और मणिपुर। तो यहाँ पे देखिए जो असम है ये सही है, सिर्फ 371 बी में दिया हुआ है असम। 371 ए की बात करें तो इसमें नागालैंड से के जो है स्पेशल प्रोविजन दिए नागालैंड के, और 371 सी में मणिपुर है, 371 एफ में आपका सिक्किम है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा सही होगा। 371 जी में कह रहा मिजोरम के संबंध में विशेष प्रावधान है। 10वीं अनुसूची यानी 10 शेड्यूल को 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है और संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो आसान है, पहला सही है और तीसरा भी सही है, ऑप्शन भी हो जाएगा क्योंकि 10th शेड्यूल अगर आपको पता हो 52 यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से जोड़ा गया था। क्वेश्चन 55 में भी आपको सही बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएंगी। 56 में आपको सही बताना है करेक्ट कौन सा होगा। रिटायरमेंट की जो एज कह रहा है हाई कोर्ट जजेस की वो बढ़ा दी गई है 60 से 62 साल बाय 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 और 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया और 21 संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 के सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही है? अमेंडमेंट पे बेस्ड सवाल है, आसान है। देखिए यहाँ पे जो है आपका दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि जजेस की एज को 60 से 62 तो करा गया पर ये 70th नहीं 50th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा करा गया है ना। हाई कोर्ट के जजेस
की जो उम्र है 60 से 62 करी गई है, 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1962। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए SCS के टेस्ट क्यों खास रहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी टॉपिक सिलेबस में होते हैं हर एग्ज़ाम के, हम उस सिलेबस के टॉपिक वाइज टेस्ट, जितने भी टॉपिक हैं, कोई क्वेश्चन महत्वपूर्ण ना हो जो ना बचे इसमें ना, वो हम सब अपने क्विज और टेस्ट में शामिल करते हैं। और जितनी भी एग्ज़ाम की वैकेंसी उन सब के क्विज और टेस्ट हमारे आपको मिल जाएंगे। अगर आप क्विज और टेस्ट में इंटरेस्टेड है, BEO के लिए, UPPCR हो या रो, जिस भी एग्ज़ाम के लिए, वो सारे क्विज और टेस्ट आपको मिलेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल रहते हैं, 40 से 50% सवाल आपको इन क्विज और टेस्ट से ही देखने को मिल जाते हैं। तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस में लाइए, आपकी रेगुलर अपडेट के लिए बहुत बेहतर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। आपको गलत बताना कौन सा गलत है इसमें से। आर्टिकल 40, 44, 48 और 50। ठीक है, 50 में विलेज पंचायत के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आसान है, देखिए ये अनुच्छेद 51 में दिया है ना। 50 में दिया है एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी से सेपरेट होना चाहिए, यानी जुडिशरी जो है और कार्यपालिका यानी न्यायपालिका कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 50। 58 देखते हैं कि संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति यानी जो एज है वो 60 से 62 करी गई है। जैसा भी बताया ना मैंने, 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 1962 से हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनको एज बढ़ा के 60 से 62 करा गया था। ऐसे ही कह रहा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी भी एज 60 से 62 करी गई है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो ये करी गई है 41 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको सही बताना कौन सा सही होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं और 9 से अधिक नहीं होंगे, कह रहा है। कितने से अधिक? 9 से अधिक। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, अन्य सदस्य होते हैं, 7 से अधिक नहीं होंगे। और राष्ट्रीय आपदा यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक अध्यक्ष, अन्य सदस्य 9 से अधिक नहीं होंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कौन सा सही है, ध्यान से पढ़िए एक बार और याद कर लीजिए। तीनों सही है ना, नहीं याद है तो याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं भैया, गलत पहचानना है आपको। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव को कम से कम 50 प्रस्तावकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी 50 प्रपोजल चाहिए अगर आप प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही करता है भाई, डायरेक्टली, है ना, थ्रू हिज सबऑर्डिनेट। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, यानी भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही पहचानना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे सही होगा। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, कह रहा है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग को होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और राज्य का मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी चीफ मिनिस्टर होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो बताइए यहाँ पे भैया सही कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला और तीसरा सही है ना, क्योंकि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है उसको राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त करेंगे। ठीक है, यानी आपका बी सही हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं, सही विकल्प बताना है 62 में आपको कौन सा सही होगा। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित करता है, यानी फॉरेस्ट वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट बाय दिस अमेंडमेंट। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा आपका? तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है भाई। PM जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं NDMA के। ठीक है, 63 में भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रूसी संविधान से ली गई है। रूस से इनमें से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटी, राइट्स, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी, इम्पीचमेंट। तो बहुत ही आसान है, मौलिक कर्तव्य को लिया है। फंडामेंटल ड्यूटी इसको हमने रूस से लिया है ना, यानी आपका ए हो जाएगा। मोरारजी देसाई के बाद 1966 में स्थापित प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमीशन था, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसे अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था इनमें से? के हनुमंथैया। किसको? के हनुमंथैया। अगले में सही बताना है कौन सा सही होगा आपका। जो चौथी अनुसूची 4th शेड्यूल है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा से संबंधित है। शिक्षा को यानी एजुकेशन को जो है स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र करा गया है कंकरेंट लिस्ट में, है ना। पहले राज्य सूची था बाय दिस अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976।
और संविधान सभा में 15 महिलाएं प्रतिनिधि थी जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान कराया। कह रहा है 15 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें आपको गलत बताना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत कौन सा होगा? किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो 60 होनी चाहिए, है ना। मिनिमम नंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के वो 60 होना चाहिए। और किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए। और किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी गलत नहीं होगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सही बताना है, इसमें भी 67 में आपको कौन सा सही होगा। तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जो है भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव आयोजित करता है। और किसी राज्य के विधानमंडल की किसी भी सदन की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम जो है 10 सदस्यों या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा या उससे अधिक हो। ठीक है, राज्य विधानसभा के 17वां का जो आदेश है वो राज्यपाल देता है भाई। प्रोरोगेशन ऑफ स्टेट असेंबली ऑर्डर्ड बाय गवर्नर। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 68 में आपको सही बताना है कौन सा सही है। कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि का जो संचालन है राज्य का विधानमंडल करता है। किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य की आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंसी फंड जो है उसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। और किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की जो अयोग्यता है उससे संबंधित किसी भी प्रश्न को तय करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो अधिकार है ये गवर्नर के पास होगा ना, राष्ट्रपति के पास नहीं। गवर्नर इज फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 69 में गलत बताना है, कौन सा आपका इनकरेक्ट होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, ड्यूटीज ऑफ सीएम। और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। अदर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 70 देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द सीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट शुड नॉट एक्सीड हाउ मच ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। यानी किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 15%। कितना होना चाहिए? 15%। मतलब जितने मान लीजिए 401 विधानसभा में सदस्य हैं तो इसका 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए विधानसभा में। ठीक है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान 1986 में स्थापित निम्नलिखित में से किस जल विवाद न्यायाधिकरण में है ना। पंजाब हरियाणा राजस्थान किस वाटर डिस्प्यूट में आते हैं इनमें से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो ये है भाई, देखिए रावी ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 72। केशवानंदा भारती केस जो है इसकी विशेषता के लिए कौन सा सही होगा ये बताना है। संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। सरकार का गणतंत्र और लोकतांत्रिक रूप। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और संविधान का संघीय चरित्र। तो ये सारे ही देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है केशवानंदा भारती केस में, तो ये सारे ही सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 73 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कौन सा प्रावधान केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है इनमें से? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोरम, इलेक्शन टू पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर और डीपीएसपी। तो इसका कौन सा सही हो जाना चाहिए? तो इसमें आप देखेंगे जो विशेष बहुमत है ये डीपीएसपी के लिए चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो है भाई ये साधारण बहुमत से हो जाते हैं, है ना, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे। चलो ठीक है, अगला आपको देखना है कौन सा प्रावधान संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है ना। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट के द्वारा कौन सा नहीं होगा? फंडामेंटल राइट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, और संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, जीएसटी। तो बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट की लगेगी, राज्यों का कंसेंट नहीं चाहिए। इन तीनों में राज्यों का भी कंसेंट हमें चाहिए होगा। कौन सा कार्यक्रम या योजना सबसे पहले शुरू हुई है इनमें से? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो लगाओ भैया इसको क्रोनोलॉजी में। सूखा संभावित क्षेत्र यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 में आया था, और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में आ गया था 1978 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करें 1999 में,
और न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की बात करें 1974 में, ठीक है। 76 देखते हैं, सही बताना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही होगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर, 14वें KC नियोगी, 15वें YV रेड्डी। तो यहाँ पे सही अगर पूछें तो आप देखेंगे, देखिए बी सही है, 13 फाइनेंस कमीशन जो है डॉक्टर विजय केलकर, ठीक है। क्योंकि पहले तो KC नियोगी थे, फर्स्ट कौन से भाई, KC नियोगी, पहले थे KC नियोगी, और 13वें विजय केलकर होगा, 14वें YV रेड्डी हो जाएंगे, और 15वें हो जाएंगे NK सिंह, ठीक है। क्वेश्चन 77 पे आ जाते हैं, सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। जो राज्यों की विधानसभा है भारत के राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकती हैं, है ना। और किसी राज्य के मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है यानी चीफ सेक्रेटरी उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ते संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा तय किए जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। गलत बच्चा नो भैया 78 में कौन सा गलत होगा यहाँ पे। कह रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर होते हैं, 7 सदस्य, और BR अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इनमें से गलत कौन सा है, तो इनमें से कोई गलत नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 79, इसमें से भी आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट। अनुच्छेद 197 के संदर्भ में 197, विधान परिषद केवल 14 दिनों के लिए किसी धन विधेयक को रोक सकती है, कह रहा है ना। जो मनी बिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन स्टॉप ऑर्डिनरी बिल फॉर 3 मंथ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी साधारण विधेयक को पहली बार में 3 महीने रोक सकती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है यदि इसे विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया गया हो। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो कोई गलत नहीं है ना, तीनों सही है। अगले में आपको पहचानना है सही कौन सा भाई, कौन सा करेक्ट होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है ना। वाइस प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय MP ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा अगर पूछें तो यहाँ पे आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो अगला देख लेते हैं, सही बताना है इसमें भी आपको कौन सा सही है। कह रहा 73 जो संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड ये इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान में मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में कोई पंचायती राज संस्था ही नहीं है इसलिए। और 73 कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 पारित किया गया और यह 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। हर साल 24 अप्रैल को देश भर में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सवालों का संकलन है, तीनों ही बिल्कुल सही है। ऐसे सवाल स्टेटमेंट वाले आपको देखने को नहीं मिलेंगे किसी टेस्ट सीरीज में, सब खाना पूर्ति करते हैं वन लाइनर बना के। हमारा उद्देश्य रहता है आपको लर्न हो जाए टॉपिक के थ्रू, जो आपने पढ़ा है भाई, है ना। टेस्ट का मतलब क्या है, आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो जाए भाई, यही तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट सवाल भी आपको मिल जाए। तो SCS की टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए। जिस भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जिस भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज चाहिए आपको वो मिल जाएगी। कौन सा गलत है 82 में आपको बताना है यहाँ पे। 1972 में कह रहा बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पद्धति पंचायती राज प्रणाली के संबंध में प्रस्ताव दिए थे। 1977 में द्विस्तरीय यानी 2 टीयर दिया था अशोक मेहता समिति ने। 1986 में LM सिंघवी समिति ने स्थानीय स्वशासन यानी आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संबंधित प्रस्ताव दिए। और GV राव समिति 1985 में गठित हुई, है ना। इनमें से कौन सा गलत है, तो बहुत ही आसान है। बलवंत राय मेहता कमेटी बहुत पहले बनी थी 1957 में, है ना। त्रिस्तरीय पद्धति, इसने 3 टायर सिस्टम बताया था पंचायती राज के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 83 में आपको सही बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामकरण महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम है, यानी पंचायती राज नॉमेनक्लेचर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट वॉज रिजल्ट ऑफ महात्मा गांधी सजेशन। और VN गाडगिल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी द्वारा 1988 में नीति और कार्यक्रम संबंधी समिति का गठन हुआ है। अशोक मेहता समिति ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की है। चलो बताओ भाई यहाँ पे सही कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बात करें डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण प्रणाली की, ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने करी रिकमेंडेशन, ठीक है, जो कि 1957 में बनी थी सबसे पहले।
चलो 84 देखते हैं। 84 में आपको बताना है राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था किसके द्वारा भैया? तो ये हुआ था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से सही बताओ भाई, इसमें आपको सही बताना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबंधी प्रावधान रूसी संविधान से लिए हैं, हमने कह रहा रूस से लिया है, ज्वाइंट सिटी। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाते हैं, यानी ये जो है आर्किटेक्ट कहे जाते हैं पंचायती राज सिस्टम के। और 371 जी जो है इसके तहत कर्नाटक राज्य के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए और अनुच्छेद 108 में है ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, चलो आर्टिकल क्वेश्चन 86 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा केसी वेरे जो है इन्होंने इंडिया को क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है फर्स्ट इमर्ज इन फ्रांस, सबसे पहले फ्रांस में उदय हुआ अध्यात्मक शासन का, और भारत में राजनीतिक सत्ता का जो स्रोत है वो जनता को माना जाता है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पहला और तीसरा सही है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये यूएसए में आई है सबसे पहले। ठीक है, सही बताइए 87 में आपको सही बताना कौन सा है। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स विकास प्रशासन की अवधारणाओं से संबंधित है। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई है और दोहरी कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव इज बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अध्यक्षात्मक जो शासन है वो सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ड्यूअल नहीं। ठीक है, अब अगला सवाल कह रहा है किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला इंडियन फेडरलिज्म को? तो किसने बोला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडियन फेडरलिज्म को? बहुत ही आसान है, कई बार पढ़ा होगा, ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा बोला गया ये। ठीक है, चले निम्नलिखित में से किन स्रोतों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया? विच अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज हैव बीन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज, सोशलिस्ट स्टेट समाजवादी राज, पॉलिटिकल जस्टिस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो भारतीय संविधान में क्या ये चारों मेंशन है या इनमें से कौन से मेंशन है? तो आसान है, ये चारों ही मेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन 90 कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। इसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके प्राधिकार का जो स्रोत है वो भारत का संविधान है। ठीक, कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का जो उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है, और सबसे पहले संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आई थी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको तीनों सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला है रफीक जकारिया की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन पर मंत्रियों की एक समिति गठन किस वर्ष की गई है ना? कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ऑगमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अर्बन लोकल बॉडीज वाज फॉर्म्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ रफीक जकारिया एंड विच ईयर? तो ये कब बनी थी? 1963 में बनी थी। ठीक है, अगला सही बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1960 में वी आर राव की अध्यक्षता में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर एक समिति का गठन किया गया था, और 1976 में श्रीमती दया चौबे की अध्यक्षता में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर एक समिति का गठन किया गया था। 1966 में जी रामचंद्रन की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर एक समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाएंगे। चलिए, इसमें बताना है जो चेयरमैन एंड अदर मेंबर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ कमेटी? मतलब एक कमेटी के आधार पे इनको नॉमिनेट गवर्नर करता है, उस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, 94 में सही बताना होगा आपको, कौन सा यहाँ पे सही होगा। जीएसटी की बात कर रहा है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। जीएसटी जो है 279A के अंतर्गत आता है, और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन सा सही है? तो जोर से बोलो जय माता दी। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। देखिए, समय मत गवाइए, समय बहुत कीमती है, एक बार गया तो वापस नहीं आता है। तैयारी करनी है तो एक बार जुड़ के मेहनत से तैयारी करिए, पढ़िए चिपक के, एकदम बेहतरीन टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, क्विज से प्रैक्टिस करिए। SCS इसमें आपका पूरा सपोर्ट करेगा। तो जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, हमारे पेड ग्रुप्स को आप ज्वाइन करिए, नंबर पे कांटेक्ट करके UPPCS, BEO, RO, LT ग्रेड, जिस भी वैकेंसी की आप कर रहे हो।
95 में आपको बताना होगा दोस्तों कौन सा गलत है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड यानी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण गृह मंत्रालय, मानवाधिकार आयोग विधि और न्याय मंत्रालय। तो यहाँ पे आपको गलत देखने को मिलेगा 95 में कौन सा डी वाला। क्यों? क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलो अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब दोस्तों इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है कि देयर इज अ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है। राज्य सूचना आयोग में 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त नहीं होते हैं और राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है और इस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं होगा, यहाँ पे आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। चलो इसमें आपको गलत पहचानना है 97 में गलत कौन सा होगा? आर्टिकल 79, 80, 81, 63। आर्टिकल 79 संसद के गठन की बात करता है, राज्यसभा की संरचना बताता है आर्टिकल 80, लोकसभा की संरचना बताता है आर्टिकल 81, 63 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है 64, है ना कि 63। 63 में तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दी हुई है, ठीक है। चलो कह रहा 16 नवंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड इन इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया दैट द टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड हाउ मच परसेंट। तो टोटल रिजर्वेशन जो है कितना किससे ज़्यादा ना हो, ये कहा गया था 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 99 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। संविधान ने अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था की है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष तक होता है, जो पहले हो जाए। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका ध्यान से देखिए, पहला दूसरा सही हो जाएगा। क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि दूसरे में 62 साल नहीं 65 साल एज है, ठीक है। अंतिम प्रश्न पे आ गए, कौन सा सही होगा? ध्यान से बताइए, पढ़िए। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। संविधान ने अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की जो है व्याख्या करी है और संविधान का अनुच्छेद 76 जो इसमें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात करता है, यानी एडवोकेट जनरल 165 में, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में। कौन सा सही है? तीनों सही है, कोई गलत नहीं है। और आपके 100 में कितने नंबर बने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हैप्पी क्या भी हैप्पी कुछ भी हैप्पी, मतलब सभी कुछ हैप्पी। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। हैव अ गुड डे।